हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, भाषा कौशल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाषा सार्थक शब्दों के समूह को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो भाषा कहलाती है। सार्थक शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता। जैसे चाय यहाँ पे सार्थक शब्द है लेकिन वाय यहाँ पे निरर्थक शब्द है। ऐसे ही कपड़े सार्थक शब्द है और वपड़े निरर्थक शब्द है। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा दें और दूसरों के विचारों को हम समझ लें तो वो भाषा कहलाती है। आगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करता है और सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इन चारों क्रियाओं के प्रयोग की क्षमता ही भाषा कौशल कहलाती है। तो हम अपने विचारों को जब दूसरों तक पहुंचा देते हैं और दूसरों के विचारों को समझ लेते हैं, यही भाषा कौशल होता है। भाषा कौशल के प्रकार: सुबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल होता है। वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल होता है। पठन कौशल, पढ़कर अर्थ समझना पठन कौशल। लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करना लेखन कौशल होता है। इन चारों कौशलों को दो भागों में बांटा जाता है, ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यंजनात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल कुछ समझना या ग्रहण करना। तो हम सुनकर, किसी की बात सुनकर या किसी टॉपिक पे बहस हो रही हो उसको सुनकर और पढ़कर, हम दो चीजों से ग्रहण करेंगे, सुनकर और पढ़कर। ये होता है ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यंजनात्मक कौशल मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना, दूसरों के सामने, दूसरों को समझाना या दूसरों के सामने कह देना। तो बोलना और लिखना ये अभिव्यंजनात्मक कौशल है जिनके द्वारा हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं। आगे है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का संबंध कानों से होता है और ये सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको छोटी छोटी कहानियां घर में सुनाई जाती हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बाद अगर बच्चे से आप धीरे धीरे सुनोगे तो वो कहानियां बच्चों को याद हो जाती हैं, उनके माइंड में सेट हो जाती हैं। भाषण, छोटे छोटे भाषण होते हैं वो बच्चों को सुनाए जाते हैं, वो बच्चे के दिमाग में फिर स्थित हो जाते हैं। वाद विवाद, घर में जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और बच्चा उन चीजों को सुनता है तो फिर वो रिपीट करता है, बोलता है, वो चीजें उसको आने लगती हैं। आदि का ज्ञान सुनकर ही बच्चा प्राप्त करता है। यह अन्य कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है। श्रवण कौशल अन्य जो 3 कौशल हैं इनके विकास में बहुत अच्छे से योगदान देता है। जैसे किसी बच्चे को शुद्ध लेख लिखवाना है तो अगर बच्चा अच्छे से सुन पाएगा तभी तो वो अच्छे से लिख पाएगा। ऐसे ही पठन कौशल में भी श्रवण कौशल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो बच्चा अनुकरण कर करके बोलना सीखता है या पढ़ना सीखता है, ऐसे ही लेखन कौशल में भी श्रवण कौशल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे ही ये सभी तीनों कौशलों के विकास में योगदान देता है। शिक्षण विधियां, कौन कौन सी शिक्षण विधियां जो श्रवण कौशल के विकास में उपयोगी होती हैं? पहला है प्रश्नोत्तर विधि। बच्चे को एक टॉपिक से रिलेटेड जब शिक्षक पढ़ाता है चीजें, अब बच्चों को अच्छे से सुनने के लिए बोलता है, उसके बाद उसी टॉपिक से संबंधित जब टीचर प्रश्न पूछता है तो फिर बच्चों से जो उत्तर मिलते हैं उससे शिक्षक ये निष्कर्ष निकालता है कि बच्चों ने जो टीचर ने पढ़ाया उसको कितने अच्छे से सुना है, कितने अच्छे से समझा है। तो पहली है प्रश्नोत्तर विधि। दूसरी है श्रुतलेख विधि। शिक्षक जब स्कूल में श्रुतलेख लिखवाता है तो वही बच्चा अच्छे से लिख पाता है जो बच्चा ध्यान से सुनता है। तो शिक्षक जब श्रुतलेख देखता है बच्चों का कि त्रुटियां कितनी हुई है, कितने सही से लिखा है या नहीं लिखा है, उससे ये पता चलता है कि बच्चे ने कितने अच्छे से सुना है। थर्ड है हमारी भाषण विधि। बच्चे को छोटे छोटे भाषण सुनाए जाते हैं और पहले बच्चों को ये बोल दिया जाता है कि इसे ध्यान से सुनना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे तुमसे। और टीचर फिर उसी भाषण से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछता है तो उनसे जो उत्तर मिलते हैं उन उत्तरों से टीचर ये निष्कर्ष निकालता है कि बच्चों ने कितने ध्यान से भाषण को सुना है और समझा है। फोर्थ है हमारी कहानी विधि। बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाई जाती हैं
और कहानियां फिर उन्हीं बच्चों को दोबारा से बोला जाता है कि अब ये कहानी तुम मुझे सुनाओ। इससे ये समझ आता है कि बच्चों ने कितना सुना है और कितना समझा है। आगे है हमारा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मौखिक भाषा ही विचारों की अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम है। अब मौखिक अभिव्यक्ति को सहज या सरलतम माध्यम इसलिए माना गया है क्योंकि व्यक्ति दो तरीके से अपनी बातों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है, बोलकर और लिखकर। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो दोनों उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग बोलकर ही अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये सभी व्यक्तियों के लिए सहज और सरल है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। बच्चा सबसे पहले जब स्कूल जाता है तो उसको का, ख, ग, घ और ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ये पढ़कर ही बोलकर ही सिखाया जाता है। तो मौखिक भाषा से ही भाषा की शिक्षा प्रारंभ होती है। मौखिक भाषा में अनुकरण और अभ्यास के अवसर मिलते हैं। बच्चा जब स्कूल जाता है तो क्लास में एक बच्चे को खड़ा करके जब गिनती या पहाड़े पढ़ाने के लिए बोला जाता है, उसके पीछे पीछे सारे बच्चे फिर रिपीट करते हैं, तो उससे अनुकरण और अभ्यास होता है। और अनुकरण और अभ्यास के द्वारा बच्चा अच्छे से सीखता है और उसके सीखने में स्पष्टता आती है, तो इसलिए उसे अनुकरण और अभ्यास का अवसर मिलता है। शिक्षण विधियां। वार्तालाप विधि। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है और उसमें आपस में बातचीत करने के लिए बोला जाता है। उस बातचीत से बच्चा खुलता है, बच्चों के बीच अपनी बात का कहने का उसको अवसर मिलता है और दूसरों की बात को भी सुनता है वो। वार्तालाप भी। दूसरी है सस्वर वाचन। इसमें टीचर बच्चों को कुछ पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद फिर उसी को रिपीट करने के लिए पीछे पीछे बोलता है, तो उस अनुकरण के द्वारा बच्चा फिर ये चीज सीखता है। थर्ड है हमारा भाषण। अब भाषण विधि में क्या होता है, टीचर बच्चों को छोटे छोटे भाषण। थर्ड है हमारा भाषण विधि। अब भाषण विधि में क्या होता है, छोटे छोटे भाषण बच्चों को दिए जाते हैं और उन पे बोलने को बच्चों को कहा जाता है। इससे बच्चा अपने आप को अच्छे से व्यक्त करता है, वो अच्छी व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करता है और अपनी बात दूसरों को समझाने में भी सक्षम होता है। फोर्थ है हमारा वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि। बच्चों को जब छोटे छोटे वाद विवाद में शामिल किया जाता है तो बच्चों का एक मानसिक स्तर भी बढ़ता है, क्योंकि बोलकर बच्चा अपनी किसी टॉपिक पर बच्चा अपने विचार रखता है और दूसरों के विचार सुनता भी है। तो बच्चे का क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन का कई ज्यादा उसके पास वैरायटी होती है आंसर की, तो इस चीज से फिर बच्चा समझता है। फिफ्थ है हमारा कहानी सुनाना। बच्चों को छोटी छोटी कहानियां दी जाती हैं और वो कहानियां सुनाने के लिए बोला जाता है। इससे बच्चा खुलता है सबके सामने और उसको अब मौखिक अभिव्यक्ति का बराबर अवसर मिलता है। आगे है पठन कौशल। पठन कौशल का अर्थ भाषा की लिपि को पहचानना, उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना है। पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण कौशल होता है। इसको अर्थ ग्रहण कौशल इसलिए कहते हैं क्योंकि पढ़कर व्यक्ति समझता है चीजों को, और जब वो अर्थ समझता है तो वही अर्थ ग्रहण कौशल होता है। पठन के प्रकार। पठन दो प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन होता है जब व्यक्ति बोल बोल कर पढ़ता है तो सस्वर पठन होता है। जैसे अभी मैं बोल बोल कर चीजें समझा रही हूँ तो ये सस्वर पठन है। मौन पठन क्या होता है, जब व्यक्ति मन ही मन बिना बोले पढ़ता है तो वो मौन पठन होता है। अब सस्वर पठन दो तरह का होता है, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। व्यक्तिगत पठन जिसमें एक ही व्यक्ति बोल बोल कर पढ़ता है वो व्यक्तिगत पठन होता है, लेकिन जब 2, 4, 6 बच्चे इकट्ठे होकर समूह में पढ़ते हैं तो वो सामूहिक पठन होता है। गंभीर पठन होता है जब किसी चीज को हमें याद करना होता है या समझना होता है तो बच्चा गंभीर पठन करता है। द्रुत पठन क्या होता है, इसमें बच्चा रिवीजन करना सीखता है किसी चीज की, और जब किसी टॉपिक पे या किसी विषय पे हम उसको दक्षता हासिल करनी होती है तो बार बार वो उसको रिपीट करता है जिससे वो उसके माइंड में एकदम से सेट हो जाती है। आगे देखते हैं सस्वर पठन। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना सस्वर पठन कहलाता है। और मौन पठन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना, ये मौन पठन होता है। पठन विधियां। पहली है कहानी विधि। कहानी विधि में क्या होता है कि बच्चों को छोटी छोटी कहानियां चार्ट व चित्रों के माध्यम से दे दी जाती हैं। शिक्षक पहले उन कहानियों को खुद सुनाता है या पढ़ता है, फिर ब्लैक बोर्ड में लिखता है और फिर बच्चों को पढ़ने के लिए बोलता है। इससे बच्चे का पठन कौशल का विकास होता है।
दूसरा है हमारा वाक्य विधि। बच्चा जब छोटा होता है तो वो छोटे छोटे वाक्यों में बोलना सीखता है। वैसे ही बच्चा फिर जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है वो छोटे छोटे वाक्यों में पढ़ना सीखता है। पहले बच्चा वाक्यों में पढ़ता है, फिर शब्द में, फिर वर्ण में, धीरे 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 करके बच्चा आगे बढ़ता है। अनुकरण विधि क्या होता है, इसमें शिक्षक पहले किसी टॉपिक पे पढ़ा देता है और बच्चों को फिर वही रिपीट करने के लिए बोलता है, तो बच्चा फिर टीचर के पीछे पीछे रिपीट करता है। तो अनुकरण के द्वारा भी बच्चे के पठन कौशल का विकास होता है। फोर्थ है हमारा देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि में क्या होता है कि बच्चे को कोई चित्र दे दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम इस चित्र को देखो, इसको समझो और फिर इसके बारे में वर्णन करो, मतलब इसको देखकर पढ़ो। तो ये होता है देखो और पढ़ो विधि। आगे है लेखन कौशल। लेखन कौशल स्वयं में उत्पादक कौशल होता है। अब ये उत्पादक कौशल क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जितनी चीजें पढ़ता है सिर्फ उतनी ही चीजें नहीं लिखता, कुछ अपने माइंड से जोड़कर वो लिखता है, कुछ चीजों को घटाता है, कुछ चीजों को बढ़ाता है, तो इसलिए इसको उत्पादक कौशल कहते हैं। लेखन कौशल द्वारा व्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। व्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति बोलकर भी करता है और लिखकर भी करता है। जो व्यक्ति जो बातें बोलकर नहीं कह पाता वो लिखकर कह देता है। थर्ड है लेखन कौशल के द्वारा छात्र व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। लेखन कौशल के द्वारा बच्चा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करता है तो उसको ये पता हो जाता है कि पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, अल्प विराम कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाना है, सारी चीजों का बच्चों को ज्ञान हो जाता है। बच्चा व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने लगता है। शिक्षण विधियां। लेखन की शिक्षण विधियां कौन कहती है? सुलेख। सुलेख मतलब सुंदर लेख। इसमें राइटिंग बच्चे की सुंदर होनी चाहिए, शुद्ध लिखा हो या अशुद्ध लिखा हो उतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें राइटिंग का ज्यादा महत्व दिया जाता है। शुद्ध लेख सुनकर लिखना, इसमें बच्चे की लिखावट जो स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्धता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें राइटिंग का महत्व नहीं है, लेकिन शुद्धता का ध्यान है कि बच्चा व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर रहा है कि नहीं, बच्चे की त्रुटियां कम से कम हो, इस चीज का ध्यान दिया जाता है। स्वतंत्र अनुकरण लेख, इसमें शिक्षक किसी टॉपिक से रिलेटेड जब कुछ पढ़ाता है उसके बाद ब्लैक बोर्ड में उसको लिख देता है और बच्चों को बोलता है कि तुम ऐसे ही अब अपनी कॉपी में नोट करो, तो वो होता है स्वतंत्र अनुकरण लेख। आगे है हमारा रूपरेखानुकरण या अनुलेख। इसमें डॉट मिलाकर लिखना होता है। बच्चा जब छोटा होता है तो कॉपियों में उसको डॉट डॉट बनाकर लिख कर दे दिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि इसी के ऊपर तुम पेंसिल या पेन चलाकर लिखो, तो वो होता है अनुलेख या रूपरेखा अनुकरण विधि। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।